हेलो दोस्तों, ये कहानी का 11वां भाग है। अगर आप इस कहानी के पहले के 10 भाग को नहीं देखे हैं, तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की कहानी। विधि सबको लेकर अंदर जाती है। वे घर जितना सुंदर बाहर से था, उतना ही सुंदर अंदर से भी था। नीचे एक बड़ा सा हॉल, 4 रूम और किचन था। राइट साइड से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सीढ़ी के पास ही विधि की माँ की एक बहुत बड़ी फोटो फ्रेम लगा हुआ था और उस पर हार चढ़ा हुआ था। सीवी उस फोटो को देखकर बोलती है, बेबी, ये पिक्चर आपकी है और ये पिक्चर आपने कब ली? मैंने तो नहीं देखी। सिवाय कहता है, ये मॉम नहीं है, मेरी मॉम इनसे कहीं ज़्यादा सुंदर है। बस ये लेडी मॉम की तरह थोड़ी थोड़ी दिखती हैं और कुछ नहीं। आस्था कहती है, विधि, ये तेरी माँ है क्या? विधि बोलती है, हाँ, ये मेरी माँ है और सिवाय ये मेरी तरह नहीं दिखती, मैं इनकी तरह दिखती हूँ। सिवी कहती है, वाह बेबी, आपकी मॉम तो आपकी तरह है। मुझे भी ना बड़ा होकर आपकी तरह बनना है, बट मैं तो बड़ी हो ही नहीं पाऊंगी। सिवाय कहता है, क्यों? तुझे हमेशा चूहिया ही बन के रहना है क्या? सीवी कहती है, नहीं, मैं तो बड़ी होना चाहती हूँ, पर मैं ज़्यादा बड़ी होने से पहले ही मर जाऊंगी ना। विधि उसकी बातें सुनकर चिल्लाते हुए बोलती है, क्या बकवास कर रही हो? किसने बोला तुमको ऐसा? तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी तुम? अब दोबारा ऐसी बातें बिल्कुल मत करना। सीवी कहती है, बेबी, मैं तो सही बोल रही हूँ। आपने बोला था ना कि मैं बीमार रहती हूँ तो मैं मर जाऊंगी। किसी डॉक्टर के पास मेरा इलाज नहीं है ना। वे अपनी बात कंप्लीट करती उससे पहले ही विधि गुस्से में उसे एक चांटा मार देती है और बोलती है, जस्ट शट अप। सीवी, तुम्हें कितनी बार समझाया है, ऐसी बातें नहीं किया करो। मैंने एक बार बोल दिया ना तुम्हें कुछ नहीं होगा, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। आस्था विधि को पीछे करके सीवी को गोद में ले लेती है और विधि पर चिल्लाते हुए बोलती है, ये बच्ची है तो क्या तू भी बच्ची बन जाएगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? विधि कुछ नहीं बोलती है और वहां से ऊपर चली जाती है। सिवाय बोलता है, मासी, आप ऊपर मॉम के पास जाइए, मैं सीवी के पास हूँ। आस्था बोलती है, ठीक है। वे ऊपर विधि के पास चली जाती है। वहां जाकर देखती है तो विधि रूम का सारा सामान इधर उधर फेंक रही होती है। आस्था बहुत कोशिश करती है उसे रोकने की, पर विधि को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा हो। आस्था उसकी हालत देखकर खुद से बोलती है, नहीं विधि, तू दोबारा ऐसा नहीं कर सकती है, और खुद को चोट लगने का बहाना करके चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ जाती है और अपना पैर पकड़ लेती है। विधि, बहुत दर्द हो रहा है। विधि जैसे ही आस्था की दर्द भरी आवाज़ सुनती है, एकदम शांत हो जाती है। उसके पास आकर बोलती है, इतनी बड़ी हो गई है फिर भी अपना ध्यान नहीं रख सकती है क्या? क्या जरूरत थी आने की? आस्था बोलती है, वही तो मैं भी पूछ रही हूँ, क्या जरूरत है इतना गुस्सा करने की? तू फिर से पहले जैसा बन रही है। अगर तेरे बच्चे तुझे इतना गुस्सा करते हुए देखेंगे तो क्या सोचेंगे और उनका क्या हाल होगा तेरा इतना गुस्सा देखकर? विधि कहती है, सब मेरी गलती है। मुझे उस दिन मार्केट जाना नहीं चाहिए था। अगर मैं नहीं गई होती तो मेरी सीवी भी ठीक होती हर बच्चे की तरह, अनजाने में ही सही। पर अपनी बच्ची को चोट मैंने ही दिया है। विधि बोलती है, सीवी को कुछ नहीं होगा। मैं उसे वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाऊंगी, पर उसे अपने से दूर कभी नहीं जाने दूंगी। आस्था कहती है, रिलैक्स विधि, वो एकदम ठीक है, उसे कुछ नहीं होगा। उसकी दवा चल रही है ना, फिर उसे कुछ कैसे हो सकता है? वे तो हमारी एंजल है। अब तू ये सब छोड़ और सीवी के पास चल। तूने उसे चाटा मारा है और डरा भी दिया है। नीचे हॉल में सिवाय सीवी को सोफे पर बैठाकर चुप कराता है और बोलता है, सीवी, मैं और मम्मा तुझे बहुत प्यार करते हैं और तू हमेशा ऐसी बातें क्यों करती है? देखा तूने मम्मा को कितना हर्ट किया है, और मम्मा वर्ल्ड की बेस्ट डॉक्टर को लेकर आएंगी तुझे ठीक करने के लिए। तू हमेशा हम दोनों के साथ रहेगी, देखना। एक दिन तू भी ना मम्मा की तरह ही ना बेस्ट वाली डॉक्टर बन जाएगी, समझी तू? सीवी बोलती है, पक्का भाई, मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर आइसक्रीम भी खा सकती हूँ और ठंडा दूध भी पी पाऊंगी और आपकी तरह दौड़ भी सकूंगी। मैं जब ठीक हो जाऊंगी ना तो मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम भी नहीं होगी ना? सिवाय बोलता है, बिल्कुल नहीं। अब मेरे साथ ऊपर चलो, मामा को मनाकर लाया जाए, अभी तो घूमने चला जाएगा। सीवी कहती है, भाई चलो बेबी के पास। फिर दोनों ऊपर विधि के रूम में चले जाते हैं। सिवाय सीवी को इशारा करता है
तो सीवी विधि के गोद में चढ़कर बैठ जाती है और फिर विधि के पूरे फेस पर किस करने लगती है। उसके ऐसा करने पर विधि भी सब कुछ भूलकर उसके साथ मस्ती करने लग जाती है। तभी मेन डोर कोई नॉक करता है, जिसको सुनकर चारों नीचे आते हैं। विधि जाकर गेट ओपन करती है तो तकरीबन 55 साल की एक औरत अंदर आती है और विधि को गले लगा लेती है और बोलती है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि आप वापस आओगी। वैसे विधि बिटिया, आप तो बहुत बड़ी हो गई हो ना। विधि बोलती है, जब घर यहाँ पर है तो आज नहीं तो कल आना ही था ना आंटी। फिर विधि उनको सबसे मिलवाती है। ये है रूपा आंटी, अब से यहीं हम लोगों के साथ रहेंगी। सीवी बोलती है, फिर बेबी मैं इनको क्या बोलूँगी। विधि बोलती है, तुम इनको नानी जी बोल सकती हो। रूपा बोलती है, वैसे विधि बिटिया ये दोनों बच्चे किसके हैं। विधि बोलती है, आंटी ये दोनों मेरे बच्चे हैं, सिवाय और सीवी। रूपा जी बोलती हैं, तुमने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। और दामाद जी कहाँ हैं, वे तुम लोगों के साथ नहीं आए क्या। आस्था जैसे ही उनकी बातें सुनती है अपने मन में बोलती है, हद है, मतलब अभी किसी तरह इसका गुस्सा शांत किया है, फिर से ज्वालामुखी की तरफ फटने वाली है। भगवान प्लीज मुझे बचा लो। तभी ये देखकर वे शॉक हो जाती है कि विधि बिना गुस्सा किए हुए उनको नॉर्मली जवाब दे रही है। फिर वे विधि को उनका काम समझाकर बाहर गार्डन में चली जाती हैं। तभी तन्मय वहां पर आ जाता है और उसके हाथों में बहुत तरह तरह के फ्लावर्स होते हैं, जो कि सबके सब विधि के पसंद के होते हैं। विधि बोलती है, तुम ये पौधे लेकर यहाँ क्यों आए हो। तन्मय बोलता है, दिख नहीं रहा है, गार्डन सूख चुका है तो गार्डनिंग करने आया हूँ। आस्था जैसे ही विधि के बोलने की टोन को सुनती है, जल्दी से आगे आकर तन्मय के हाथों से पौधे ले लेती है और बोलती है, अरे हाँ जल्दी चलो नहीं तो शाम हो जाएगी। विधि एक नज़र आस्था और तन्मय को देखती है, फिर अपना सर हिलाकर उन दोनों के पीछे चल देती है। तन्मय जब से आया था सिवाय बस उसकी हाथों को घूर रहा था। ये बात तन्मय नोटिस कर लेता है और सिवाय के पास आकर पूछता है, तुमको जो लेना हो इसमें से ले सकते हो। सिवाय बोलता है, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तन्मय बोलता है, तो तुम मुझे घूर क्यों रहे थे, कोई प्रॉब्लम है क्या। सिवाय बोलता है, हाँ प्रॉब्लम तो है। तन्मय बोलता है, बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी दूर कर देता हूँ। सिवाय बोलता है, मुझे हर उस इंसान से प्रॉब्लम है जो मेरी मॉम और मेरी बहन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता रहता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मॉम सिर्फ मेरी है, आप उन्हें चुराने की कोशिश मत करना। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं छोटा हूँ कुछ नहीं कर सकता, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। मेरी फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपको, मेरी मॉम को इम्प्रेस करना बंद करो। और फिर बिना तन्मय को देखे वहाँ से चला जाता है। तन्मय वहाँ पर भूत बने खड़े रहता है। आस्था की बातों से वे होश में आता है। यहाँ पर खड़े रहने आए हो या हमारी हेल्प करने। तन्मय अपने सेंस में वापस आता है और आस्था के साथ गार्डन में चला जाता है। 2 घंटे में सारा काम खत्म करते हैं गार्डन का। विधि बोलती है, चलो सब अंदर, सारा काम खत्म हो गया। फिर सब घर के अंदर चले जाते हैं। रूपा जी सबके लिए शाम का नाश्ता बनाकर देती हैं। सब अपना अपना नाश्ता खत्म करते हैं। विधि बोलती है, आस्था और तन्मय मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। फिर तीनों हॉल में आकर बैठ जाते हैं। विधि बोलती है, आस्था मैं न्यू कंपनी स्टार्ट करने जा रही हूँ, मैंने कंपनी खरीद ली है, तू मैनेजमेंट डिपार्टमेंट संभालेगी। आस्था बोलती है, वेट वेट वेट, तूने तो बोला था कि मैं तेरे कंपनी की फर्स्ट मॉडल रहूंगी और तू मुझे यहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट दे रही है। विधि बोलती है, तू मॉडलिंग के साथ साथ बिजनेस चलाना भी सीखेगी, तूने बिजनेस की पढ़ाई तो की ही है। वैसे भी आगे चलकर तुझे मॉम डैड का बिजनेस भी तो संभालना है, तो प्रैक्टिस यहीं से कर ले। तन्मय तुम्हारा काम है कुछ न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करना, क्योंकि मुझे उस कंपनी से कुछ लोगों को फायर करना है, उनकी जगह पर मुझे न्यू लोग चाहिए। तन्मय बोलता है, जैसा हुक्म मेरे आका। फिर सब हंसने लगते हैं। थोड़ी देर बाद तन्मय अपने घर चला जाता है। विधि बोलती है, आस्था तुम अभी घर पर ही हो ना। आस्था बोलती है, हाँ क्यों। विधि बोलती है, मेरा एक और काम बचा है और उसे आज ही पूरा करना है, क्योंकि कल से मैं कंपनी में बिजी हो जाऊंगी 2-3 हफ्तों के लिए। तुम दोनों बच्चों का ध्यान रखना, मैं बाहर जा रही हूँ। उसके बाद
विधि अपना कार निकालती है और एक बड़े से बिल्डिंग के आगे ले जाकर रोक देती है। फिर वे लिफ्ट का बटन प्रेस करती है और 12 फ्लोर पर चली जाती है। बहुत बार कोशिश करती है घंटी बजाने की, पर उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वे घंटी प्रेस कर सके। काफ़ी देर वहीं खड़ा रहने के बाद आखिरकार बटन प्रेस कर ही देती है। एक लड़की आकर गेट ओपन करती है और खुद में ही बातें करती हुई बोलती है, पता नहीं इतनी रात को कौन आया है। फिर जैसे ही सर उठाकर ऊपर देखती है, अचानक से उसके मुंह से निकलता है, विधि तू आ गई। और वे विधि को जोर से हग कर लेती है और बोलती है, तू क्यों चली गई थी हमें छोड़कर? इतने दिनों के बाद याद आई हमारी। जा, मैं नहीं करती तेरे से बात। और वे मुड़कर जाने लगती है। विधि तुरंत उसका हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेती है और बोलती है, सॉरी यार, तेरे डोरेमन से गलती हो गई, अब माफ नहीं करेगी क्या? तभी एक लड़का आता है और बोलता है, रिया, गेट खोलने में इतनी देर लगती है क्या? किससे बातें कर रही है इतनी रात को गेट पर खड़े होकर? रिया बोलती है, विक्की, इधर आकर देखो कौन आया है। कौन आया है अब इतनी रात को? और जैसे ही गेट पर विधि को देखता है, एक पल के लिए उसको विश्वास ही नहीं होता है कि वे विधि है। अपने मन में सोचता है कि वे उसके पास जाकर उसको छूकर देखे, पर खुद को कंट्रोल करके बिना कुछ बोले वहां से मुड़कर चला जाता है। विधि बोलती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया है मैंने। रिया बोलती है, वे कोई गुस्सा नहीं है, चल तू अंदर चल। दोनों अंदर आ जाती हैं। रिया बोलती है, वैसे विधि, तुझे पता कैसे चला कि हम दोनों यहाँ पर हैं? विधि बोलती है, मेरे दोस्तों को मैं अच्छे से जानती हूँ। हम सब जब पढ़ाई कर रहे थे तो एक बार हम तीनों ने सोचा था कि हम सबको बाद में कहाँ रहना है। बस वही बातें याद थी तो यहाँ पर आ गई। सोचा एक बार चलकर चेक कर लेती हूँ, और देखो तुम दोनों मुझे यहीं पर मिल गए। रिया बोलती है, सही बोला तूने डोरेमन, तू दोस्तों को अच्छे से जानती है। विकी बोलता है, अगर इतने अच्छे से जानती तो इसको हमें छोड़कर जाना ही नहीं पड़ता। ये हमें बिल्कुल नहीं जानती है। विधि बोलती है, पता है मुझे, तुम मुझसे बहुत गुस्सा है। मुझे उस टाइम जो सही लगा मैंने वही किया। मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया है। मुझे एक बार तुम्हें बताना चाहिए था। पर विक्की, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम लोगों को स्ट्रगल करना पड़े। विक्की बोलता है, तू ऐसे कैसे सोच सकती है? हम तीनों ने प्रॉमिस किया था ना कि कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो तूने हमें क्यों छोड़ा, बता सकती है? रिया बोलती है, बस करो विक्की, अब वे आ गई है ना, अब क्यों गुस्सा कर रहे हो? वे नहीं थी तो क्या बोलते थे कि उसके आते ही उसको गले से लगा लूंगा और फिर अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। अब तो सामने हैं, गले क्यों नहीं लगाते? विकी चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। विधि बोलती है, सॉरी रिया, उस टाइम मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। बोलते हैं ना, जब कोई रास्ता नहीं दिखे तो अकेले निकल जाना चाहिए। बस वही किया मैंने, और वे मुझसे इतना गुस्सा है कि बात तक नहीं कर रहा है। रिया बोलती है, तुझे पता है ना, वे हमेशा से ऐसा ही हैं।